हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एलओ स्टडी जोन। आज हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान का विकास और उसकी विशेषताएं। सो कम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्विस संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन का क्या महत्व है। तो आइए, यहाँ की जनसंख्या जो है लगभग 50 लाख है, जो कि 16,000 वर्ग मील भूमि पर फैली हुई है। स्विट्जरलैंड जो है विश्व का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन अपनी विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं के कारण स्विस संविधान और यहाँ की शासन व्यवस्था के अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साधारण व्यक्ति के लिए स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे प्रमुख प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र स्थल, रेड क्रॉस और प्रसिद्ध घड़ियों का निर्माण स्थल ही है, लेकिन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए इससे बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे जो है प्रजातंत्र का घर और विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और यहाँ संघीय सरकार के मुख्य कार्यालय वहीं पर स्थित हैं। स्विट्जरलैंड के संवैधानिक महत्व का अध्ययन हम निम्न रूपों में, अर्थात कुछ पॉइंट हम देखेंगे जिसके थ्रू हम संवैधानिक महत्व को समझ सकेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट है विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र, यानी कि ओल्डेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। स्विट्जरलैंड विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र है। सन 1848 के संविधान द्वारा स्विट्जरलैंड में गणतंत्र की स्थापना हुई। उस समय वह आधुनिक विश्व का अकेला गणतंत्र था। सन 1848 के पूर्वी स्विट्जरलैंड में इस प्रकार का राजतंत्र नहीं रहा, जिस प्रकार का राजतंत्र इंग्लैंड, फ्रांस या सोवियत रूस में था। तो एक विचारक है रैपार्ड, जो इस चीज़ को दृष्टि में रखते हुए लिखते हैं कि स्विट्जरलैंड युगों से गणराज्य रहा है और स्विस नागरिक न केवल वंशानुगत राजा वरन किसी एक निर्वाचित प्रधान को भी पूर्ण शक्ति प्रदान करने के विरुद्ध रहे हैं। अर्थात वहाँ की जनता जो है वह प्रारंभ से ही गणतंत्र की परिप्रेक्ष्य में रही है। यहाँ पर एकल कार्यपालिका के स्थान पर बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। सेकेंड पॉइंट है प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक, यानी कि बेस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। आधुनिक युग में स्विट्जरलैंड उसी प्रकार से प्रजातंत्र का प्रतीक है जिस प्रकार प्राचीन विश्व में एथेंस था। स्विस प्रजातंत्र के नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने की जितनी सीमा तक शक्ति प्रदान की गई है, उतनी सीमा तक अन्य किसी लोकतंत्र में प्रदान नहीं की गई है। 5 स्विस कैंटनों में वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और नागरिकों के द्वारा जनसभाओं में कानूनों का निर्माण किया जाता है। जनसभाओं के आधार पर लोक निर्णय और आरंभक का स्विट्जरलैंड में ही उदय हुआ और वर्तमान समय में इसका बहुत अधिक सीमा तक पालन किया जाता है। अतः ठीक ही कहा गया कि यदि ब्रिटेन संसदात्मक व्यवस्था का और अमेरिका संघात्मक व्यवस्था का जनक है, तो स्विट्जरलैंड आधुनिक विश्व में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर होने का दावा कर सकता है। एंड थर्ड पॉइंट है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। स्विट्जरलैंड में विविधता के बीच एकता का भी आदर्श उदाहरण स्थापित किया गया है। स्विट्जरलैंड में भाषा, धर्म और संस्कृति के भेद पाए जाते हैं, लेकिन इन भेदों के बावजूद राष्ट्रीय एकता की भावना बहुत अधिक प्रबल है। स्विट्जरलैंड में लगभग 74% लोग जर्मन, 20% फ्रेंच, 5% इटालियन और 1% रोमन भाषा भाषी हैं, लेकिन इस भाषा संबंधी विविधता का हल इन सभी भाषाओं को राजभाषा का स्थान प्रदान कर निकाला गया। अर्थात यहाँ पे 4 भाषाओं को राज्य भाषा अर्थात राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थायी तटस्थता, परमानेंट न्यूट्रलिटी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से भी स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जबकि विश्व के विभिन्न राज्य एक दूसरे के
विरोध करने में लगे हैं, स्विट्जरलैंड ने अस्थायी तटस्थता को अपनाकर अशांति के समुद्र में बसने वाले सुखी द्वीप की स्थिति प्रदान कर ली है। सर्वप्रथम 1815 की वियना कांग्रेस द्वारा स्विट्जरलैंड की अस्थायी तटस्थता को मान्यता प्रदान की गई। 1919 की वर्साय संधि और उसके बाद के अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में स्विट्जरलैंड ने सदा इस बात पर बल दिया कि स्विट्जरलैंड के अस्थायी रूप से तटस्थ राज्य घोषित किया जाए। 1815 में ऐसा हुआ। स्विट्जरलैंड ने 2001 ईस्वी तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भी प्राप्त नहीं की थी, क्योंकि संघ की सदस्यता सदस्य राज्यों को आक्रमणकारी राज्य का विरोध करने का दायित्व सौंपती है। सितंबर 2002 ईस्वी में ही स्विट्जरलैंड ने संघ की सदस्यता प्राप्त की है। अब हम जानते हैं कि भारतीय तटस्थता और स्विट्जरलैंड की तटस्थता में क्या अंतर है। भारतीय तटस्थता का तात्पर्य शीत युद्ध के दो पक्षों में तटस्थता से है और इसे सही अर्थों में असंलग्नता की नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि ये शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध अर्थात दोनों पक्षों में एक से बढ़कर एक हथियारों को उत्पादन करना और बढ़ावा देना। और आधुनिक विश्व के अन्य तथा कथित तटस्थ राष्ट्रों की स्थिति भी यही है, लेकिन स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अर्थों में तटस्थ है, अर्थात अन्य देश साथ ही भारत भी शीत युद्धों के पक्ष में तटस्थ है, जबकि स्विट्जरलैंड जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अर्थ में तटस्थ है, अर्थात उसे विश्व के विभिन्न राज्यों के विवादों से कुछ भी लेना देना नहीं है। बहुल कार्यपालिका, ये लास्ट पॉइंट है। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि कार्यपालिका का संगठन एकल होना चाहिए, जिससे उसके द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन कुशलता के साथ किया जा सके। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में एकल कार्यपालिका ही है, लेकिन स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों की बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। यह कार्यपालिका न तो पूर्ण अंशों में संसदात्मक है और न ही अध्यक्षात्मक, अर्थात न ही पार्लियामेंट्री है और न ही प्रेसिडेंशियल। इसमें दोनों के ही गुणों को ग्रहण करते हुए विश्व के सम्मुख एक नवीन उदाहरण उपस्थित किया गया है। अब हम जानेंगे स्विट्जरलैंड का संवैधानिक विकास, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड। सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में एक राज्यमंडल अर्थात लीग जिसे कहते हैं की स्थापना की गई। इसके पूर्व वर्तमान स्विट्जरलैंड के क्षेत्र में अलग अलग कैंटन थे और उनके बीच कोई एकता नहीं थी, वो सब विखंडित थे। इसके पूर्व ये कैंटन ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग शासकों के अधीन थे, लेकिन 1291 में 3 कैंटनों ने हैब्सबर्ग शासन के स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए एक राज्यमंडल की स्थापना की। हैब्सबर्ग शासन द्वारा इन तीनों कैंटनों को पुनः अपने अधीन कर लेने का प्रयास किया गया, लेकिन वे असफल रहे। यह कैंटन अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सफल रहा और इससे प्रोत्साहित होकर अन्य कैंटन भी राज्यमंडल की ओर प्रवृत्त हुए और 1353 तक इस राज्यमंडल में 8 कैंटन शामिल हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कैंटन क्या है। कैंटन जैसे कि हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं, वैसे ही स्विट्जरलैंड में कैंटन है। ओके, 1648 तक इस राज्यमंडल में 13 कैंटन और शामिल हो गए, जो सभी जर्मन भाषा भाषी थे, अर्थात वे जर्मन बोलते थे। राज्यमंडल की प्रतिष्ठा में भी निरंतर वृद्धि हुई और 1648 की वेस्टफेलिया की संधि में इसे एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। वेस्टफेलिया की संधि जो 30 वर्षीय युद्ध को समाप्त करने के लिए हुई थी। राज्यमंडल की दुर्बलता, ये जो राज्यमंडल था जिसका गठन 1291 में किया गया, वह अपने बाह्य आक्रमणों
के विरुद्ध तो अपने अस्तित्व को बनाए रखा, लेकिन वह निश्चित रूप से बहुत अधिक दुर्बल था और इसकी एकमात्र संस्था डाइट थी, जिससे कि समय समय पर सम्मेलन अवश्य होते थे और उसमें राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर विचार होता था। परंतु जो कैंटन बहुमत निर्णय से असहमत हो, उन पर वे निर्णय लागू नहीं होते थे। प्रतिनिधि अपने कैंटन द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार ही कार्य करते थे। न कोई संघीय कार्यपालिका थी, न कोई संघीय सेना, न कोई राष्ट्रीय नागरिकता थी और न कोई संघीय जन पदाधिकारी वर्ग। इसके अतिरिक्त विभिन्न कैंटनों की शासन प्रणालियों में प्रचुर विभिन्नता थी। 6 कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था, 3 कैंटनों में सीमित मताधिकार के साथ प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र और शेष 4 कैंटन कुलीन तंत्रात्मक थे। धार्मिक मतभेदों के कारण 1712 में दूसरा गृह युद्ध छिड़ गया, जिसने स्विस राज्यमंडल को बड़ा दुर्बल कर दिया। इसलिए अनेक इतिहासकारों का तो यहाँ तक मत है कि इस समय स्विस राज्यमंडल नाम की कोई वस्तु थी ही नहीं। और ब्रुक्स का कहना है कि इस समय स्विट्जरलैंड का केंद्रीय शासन राज्यमंडल के विधान आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन के अंतर्गत संचालित संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय शासन से भी अधिक शक्तिहीन था। हेलवेटिक गणराज्य, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेलवेटिक रिपब्लिक 1798 to 1815। इस स्थिति में क्रांतिकारी फ्रांसीसी सेनाओं ने स्विट्जरलैंड पर आक्रमण कर राज्यमंडल की निर्बलता को नितांत स्पष्ट कर दिया। विजय के पश्चात फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पुराने राज्यमंडल के स्थान पर नवीन गणतंत्र की स्थापना की और इसे हेलवेटिक गणराज्य का नाम दिया। यह नवीन गणतंत्र वास्तव में फ्रांस का एक संरक्षित राज्य था और पेरिस में एक नवीन संविधान बनाकर इस पर लाद दिया गया। इस नवीन संविधान और इसके अंतर्गत स्थापित की गई व्यवस्था के सबसे प्रमुख लक्षण एकात्मकता, केंद्रीय सत्ता और सुदृढ़ नौकरशाही थे। यह नवीन व्यवस्था स्विट्जरलैंड की मूल स्थानीयता की प्रवृत्ति को इतना अधिक विरुद्ध थी कि इसका विरोध शीघ्र ही प्रारंभ हो गया और स्विट्जरलैंड में इस व्यवस्था के विरुद्ध अशांति और विद्रोह फैल गया। तत्पश्चात नेपोलियन ने हस्तक्षेप किया और स्विट्जरलैंड के 60 प्रतिनिधियों को पेरिस बुलाकर उन्हें फ्रांसीसी परामर्शदाता की सहायता से स्विट्जरलैंड के लिए एक नवीन संविधान रचने का कार्य सौंपा गया। सन 1803 में नेपोलियन ने प्रसिद्ध एक्ट ऑफ मेडिएशन की घोषणा की, जिसने हेलवेटिक गणतंत्र का अंत कर नवीन संविधान को क्रियान्वित कर दिया। इस नवीन संविधान के आधार पर बहुत कुछ अंशों में राज्यमंडल की व्यवस्था को पुनर्जीवित कर दिया गया और कैंटनों को पर्याप्त सीमा तक स्वायत्तता प्रदान की गई। अब है वियना कांग्रेस और नवीन संविधान। वियना कांग्रेस एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1815 to 1848। 1813 में नेपोलियन की पराजय के पश्चात यूरोप के संयुक्त राज्यों ने 1814 में स्विस डाइट को एक नया संविधान बनाने के लिए विवश किया। इस नवीन व्यवस्था को पैक्ट ऑफ पेरिस कहा जाता है। 1815 की वियना कांग्रेस ने इस नवनिर्मित संविधान को स्वीकार कर लिया। वियना कांग्रेस ने जहां एक ओर स्विट्जरलैंड की आंतरिक व्यवस्था निर्धारित की, वहीं राष्ट्रीय राजनीति में स्विट्जरलैंड की अस्थायी तटस्थता की घोषणा कर इसकी वैदेशिक स्थिति में को भी निर्धारित कर दी। वियना कांग्रेस का यह निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था, जिसे वर्तमान समय तक मान्यता प्राप्त है। इसी समय स्विस राज्य संघ की सदस्य संख्या 22 हो गई और यह जर्मन, फ्रेंच तथा इटालियन 3 भाषाओं से संबंधित लोगों का सदस्य संख्या 22 हो गई और यह जर्मन, फ्रेंच, इटालियन 3 भाषाओं को मान्यता प्राप्त कर बहुभाषी राज्य का दर्जा दिया गया। पेरिस पैक्ट को इस दृष्टि से प्रतिक्रियावादी कहा जाता है कि इसने स्थानीय स्वायत्तता को अत्यधिक महत्व दिया और संघीय शक्ति को दुर्बल कर दिया।
अब संघर्ष और केंद्रवादी शक्तियों की विजय यानी स्ट्रगल एंड कंक्विस्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन फोर्स। 1815 में नवीन व्यवस्था लागू किए जाने के बाद ही कैंटनों के मध्य संवैधानिक और धार्मिक मतभेद और उनके परिणाम स्वरूप संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष के दो पक्ष थे, एक पक्ष सुधारवादी प्रोटेस्टेंट और दूसरा पक्ष प्रतिक्रियावादी कैथोलिक कैंटनों का सुधारवादी पक्ष, जिसे रेडिकल्स का नाम दिया गया है। यह अधिक एकात्मकता और केंद्रीकरण का समर्थक था, लेकिन प्रतिक्रियावादी पक्ष, जिसे फेडरलिस्ट का नाम दिया गया, कैंटनों के लिए अधिकाधिक स्वायत्तता चाहता था। 1847 में यह संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, जबकि 7 कैथोलिक कैंटनों ने राज्यमंडल से अलग होकर अपने लिए एक अलग संघ सुंदरबंड की स्थापना का प्रयत्न किया। 19 दिन यानी कि 10 to 29 नवंबर 1847 इस गृह युद्ध में राज्य संघ की सेनाओं ने कैथोलिक कैंटनों की सेनाओं को पराजित कर दिया और केंद्रवादी पक्ष की विजय हुई। सन 1848 का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1848 युद्ध की समाप्ति पर संघीय डायट ने अनुभव किया कि केंद्रीय सरकार पर्याप्त शक्तिशाली होनी चाहिए, जिससे वह बाहरी आक्रमणों का सामना तथा आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य सफलतापूर्वक कर सके। अतः तदनुसार शासन प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए फरवरी 1848 में 14 सदस्यों के एक आयोग की नियुक्ति की गई। लगभग 50 दिन यानी कि 11 फरवरी टू 8 अप्रैल 1848 के परिश्रम से इस आयोग ने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, जिस पर 5 अगस्त से 2 सितंबर तक विभिन्न कैंटनों में लोक निर्णय लिया गया। लोक निर्णय में जनता द्वारा भारी बहुमत से स्वीकार किए जाने और 22 में से 16 कैंटनों द्वारा इसे स्वीकार कर लिए जाने पर न्याय संविधान 12 सितंबर 1848 को लागू कर दिया गया। रैपार्ड इस विषय में कहता है कि इस संविधान ने लगभग 5.5 सदी से चले आ रहे कैंटनों के संघ को एक राज्य के रूप में परिणत किया। सन 1874 का पूर्ण संवैधानिक संशोधन। अब देखिए, जो 1848 में संविधान बना उसका पूर्ण रूप से 1848 में संशोधन कर दिया गया। ऐसा नहीं था कि इसके पहले संविधान संशोधन नहीं हुए थे, इसके पहले 57 संशोधन किए जा चुके थे, लेकिन 1874 का जो संविधान संशोधन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे परिवर्तन किए गए। पहला, शासन शक्ति के अधिकांश केंद्रीकरण किया गया। दूसरा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की दिशा में प्रगति। तीसरा, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में अधिकाधिक राजकीय हस्तक्षेप। चौथा, धार्मिक महंतों की शक्ति पर प्रहार तथा समाप्ति। संविधान के इस पूर्ण संशोधन में 1848 के संविधान की 14 धाराएं बिल्कुल रद्द कर दी गईं। 40 संशोधित हुई तो 21 नई धाराएं अपनाई गईं। यह संविधान संशोधन 19 अप्रैल 1874 को जनता तथा राज्यों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यह संविधान संशोधन 11 मई 1874 से प्रभावी हुआ। पूर्ण संशोधन का एक महत्वपूर्ण कार्य संघीय सरकार की समस्त सेना पर नागरिक सत्ता का पूर्ण आधिपत्य स्थापित करना था। अब 1874 के उपरांत संवैधानिक विकास। 1874 से लेकर अब तक संविधान में अनेक संशोधन हो चुके हैं। संशोधन के परिणाम स्वरूप संघीय सरकार की शक्तियों का और केंद्रीकरण हुआ और इन संशोधनों ने जीवन के आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में शासन को और अधिक उत्तरदायित्व सौंपे। इसके साथ ही कानून निर्माण में लोक निर्णय को अपनाकर लोगों को कानून निर्माण में पहले से अधिक और भूमिका शक्ति प्रदान की गई। 1935 में एक आंदोलन के माध्यम से मांग की गई कि स्विट्जरलैंड के संविधान में पुनः पूर्ण संशोधन होना चाहिए। इस आंदोलन के समर्थक चाहते थे कि कैंटनों की शक्तियों में वृद्धि की जाए, विधानमंडलों के चुनाव व्यावसायिक प्रतिनिधि वोकेशनल रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत के अनुसार हों और स्विट्जरलैंड में एक निगमनात्मक राज्य
कॉरपोरेट स्टेट की स्थापना की जाए, किंतु यह मांग अस्वीकृत कर दी गई और वर्तमान समय में स्विस संविधान में पूर्ण संशोधन की कोई संभावना नहीं है। अब जो 1848 में संविधान बना था, उसके विरोध में, यानी कि 1848 में निर्मित संविधान के पुनः पूर्ण या आंशिक संशोधन से कार्य सिद्धि नहीं हुई, तो अब एक नया संविधान निर्मित करना स्विट्जरलैंड की आवश्यकता बन गई। उसके बाद 1997 के अंतर्गत दोनों में एक संवैधानिक सम्मेलन आयोजित किया गया। संवैधानिक सम्मेलन ने कुछ महीनों तक व्यापक विचार विमर्श के आधार पर देश के लिए एक नया संविधान तैयार किया। संघीय शासन ने 18 दिसंबर 1998 को इस नवीन संविधान को स्वीकार करने का आदेश जारी किया और 18 अप्रैल 1999 से स्विट्जरलैंड में यह नया संविधान लागू हुआ। आज स्विट्जरलैंड की समस्त शासन व्यवस्था 1998 में निर्मित और अप्रैल 1999 में लागू किए गए और इस संविधान के आधार पर संचालन हो रहा है। स्विस संविधान की विशेषताएं। साइलेंट फीचर ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान। इनेक्टेड, रिटन एंड कंपैरेटिवली कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। स्विट्जरलैंड का संविधान भारत, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के संविधान की भांति एक निर्मित और लिखित संविधान है। 1848 में निर्मित संविधान, जो स्विट्जरलैंड में 1998 तक लागू था, एक निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान था और अब 1998 में निर्मित तथा 1999 में लागू किया गया संविधान, यानी कि वर्तमान संविधान भी एक लिखित, निर्मित और व्यापक संविधान है। 1998 में निर्मित संविधान पूर्व के संविधान की तुलना में भी अधिक व्यापक है। 1848 में निर्मित और 1874 में पूर्ण संशोधित संविधान में 123 धाराएं और 3 अध्याय थे। वर्तमान संविधान में 195 धाराएं और 4 अध्याय हैं। दूसरा है कठोर संविधान, यानी कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। स्विस संविधान एक कठोर संविधान है, अर्थात इसमें संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न एक प्रक्रिया को अपनाना होता है। तीसरा है प्राचीनतम गणराज्य, ओल्डेस्ट रिपब्लिक। स्विट्जरलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है। 1870 तक सान मोरिनो तथा हंसा टाउन जैसे 2 कम महत्वपूर्ण राज्यों के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड ही यूरोप का एकमात्र गणराज्य था। वहाँ किसी भी समय राजतंत्र नहीं रहा। रेपार्ट का कहना है कि स्विट्जरलैंड युगों से गणतंत्र रहा है। चौथा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधन। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट। स्विस संविधान के द्वारा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में अपनाया गया है। वर्तमान समय में विश्व के अन्य राज्यों में जब प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अव्यावहारिक मानकर छोड़ दिया गया है, तब भी स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटनों ओबवाल्डेन, नीड, वाल्डेन, इनर ओपन जेल और आउटर ओपन जेल में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। और इन कैंटनों में मतदाताओं की सभाओं लैंड्सजीमाइट द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में संघीय स्तर और कैंटनों के स्तर पर लोक निर्णय और आरंभ की प्रत्यक्ष सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। 1970 तक स्विस लोकतंत्र की एक विलक्षण बात यह थी कि महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया था, लेकिन 8 फरवरी 1971 से महिलाओं को मताधिकार दे दिया गया और अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री पुरुष को यह अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है संघात्मक शासन व्यवस्था।
यद्यपि संविधान में स्विट्जरलैंड को एक राज्य मंडल कॉन्फेडरेशन कहा गया है, किंतु वास्तव में स्विट्जरलैंड एक राज्य मंडल न होकर संघ राज्य ही है। स्विस संघ में 20 पूर्ण कैंटन तथा 6 अर्ध कैंटन, इस प्रकार 23 कैंटन या राज्य हैं। पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन में दो बातों की दृष्टि से भेद किया गया। प्रथम, जहां प्रत्येक पूर्ण कैंटन को संघीय संसद के द्वितीय सदन सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, वहीं अर्ध कैंटन को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। दूसरा भेद यह है कि संवैधानिक संशोधन के समय जहां पूर्ण कैंटन का मत 1 गिना जाता है, वहां अर्ध कैंटन का मत आधा गिना जाता है। यद्यपि संघीय न्यायपालिका को संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान। वर्तमान समय में इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में संविधान उदारवादी या व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित है, तो पूर्व सोवियत संघ या चीन आदि देशों में संविधान समाजवादी दर्शन पर आधारित है। किंतु स्विट्जरलैंड के संविधान पर उदारवादी दर्शन का ही प्रभाव है। नेक्स्ट है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय, यानी कि न यहाँ पूर्ण रूप से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अथवा प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को अपनाया गया, अर्थात इसके मध्य में, अर्थात संसदात्मक और अध्यक्षात्मक का समन्वय स्थापित है यहाँ। नेक्स्ट है बहुल कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार फेडरल गवर्नमेंट को प्रदान की गई है और संघीय सरकार इस आधार पर इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है, क्योंकि इन 7 सदस्यों की शक्तियां बिल्कुल समान हैं। इस प्रकार की बहुल कार्यपालिका के एकमात्र अन्य उदाहरण पूर्व सोवियत संघ की प्रेसिडियम थी, लेकिन पूर्व सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में आधारभूत अंतर है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट। स्विस संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, सर्वाधिक प्रमुख रूप से अनुच्छेद 15 में धर्मनिरपेक्षता का यह स्वरूप पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है। अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा इस अनुच्छेद में 4 धाराएं हैं। अनुच्छेद 51 की उपधारा 1, अनुच्छेद 52 की उपधारा 2, अनुच्छेद